हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अभी आपके जो एक्टिव सेमेस्टर चल रहे हैं, जो रेगुलर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका एक्टिव सेमेस्टर कौन सा चल रहा है? सेकंड सेमेस्टर, ठीक है ना? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। ये सेमेस्टर एक्टिव चल रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स के। तो रेगुलर के हिसाब से वीडियो बनती है। तो जिसको स्पेशल वीडियो चाहिए होती है सर, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे बात कर सकते हैं हमारे साथ। तो आज हम क्या करेंगे, हमारा कुछ नहीं है, आज की वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम करिए, एक नोटबुक ले लीजिए। आप एक नोटबुक ले लीजिए भाई साहब, और वहाँ पे ना सिलेबस की वीडियो से क्लास नोट्स बनाना चालू करिए। क्लास नोट्स क्या चीज़ होती है? वैसे तो आपको पीडीएफ नोट्स मुझसे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं कि मान लीजिए आपको कोई टॉपिक है, आपको कोई यूनिट है जिसमें आपकी इतनी कमांड अच्छी नहीं है, लेकिन आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिला। आपको उसको कंप्लीटली नोट्स से पढ़ने से रिवीजन का टाइम नहीं मिला। तो सर आप क्लास नोट्स उठाएंगे, हाँ, कि सर ने ऐसा ऐसा इस टॉपिक के बारे में ऐसा ऐसा बताया था, ऐसा ऐसा पढ़ाया था। और अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है, तो आप उस यूनिट को एक्चुअल में कुछ नहीं, एटलीस्ट अगर एक यूनिट मान लीजिए आप 15 और 7 22 और 3 25 नंबर का आता है, तो ज्यादा नहीं तो आप 15 नंबर तो वहां से ला सकें, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर में तो यही होता है चैलेंज, पास होने का ही चैलेंज होता है। तो कोई नहीं, आज हम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं खोल देता हूँ आपका सिलेबस, प्रकट करता हूँ आपकी आंखों के सामने। सिलेबस, ये आपका कोर्स है, ये आपका कंटेंट ऑफ कोर्स है जो आपको पढ़ना है, इन 3 महीनों में पढ़ना है सर। लेकिन ना इस टॉपिक को मैं बोलूंगा, आप बच्चों को सबको मैं ये चीज बोलूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर फोकस थोड़ा अच्छा रखें अपना। इसके ऊपर फोकस अच्छा क्यों रखना है, मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर फोकस अच्छा रखने की वजह क्या है। सर सबसे पहले बात है, एक सबको आपको जॉब करनी है, ठीक है। जॉब की तैयारी करनी है, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है। तो उसमें क्या होता है, जीएस में 2 से 3 क्वेश्चन आप सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड हमारे में क्या है प्रिपरेशन में, जेके एसएसबी, ठीक है ना। हम जम्मू कश्मीर के बच्चे ज्यादा जेके एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें सर कोई भी आप अच्छा एग्जाम ले लीजिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम ले लीजिए, ठीक है ना। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम ले लीजिए, नायब तहसीलदार का एग्जाम ले लीजिए, तो इसमें सब इंस्पेक्टर का एग्जाम ले लीजिए। तो इसमें सर पॉलिटी करके सेक्शन आती है, और पॉलिटी में पता है आपको क्या चीज दिखती है? पॉलिटी में ये टॉपिक तो जरूर दिखते हैं, ये टॉपिक आपको जरूर दिखेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और सिर्फ जेके एसएसबी में ही नहीं भाई, मेरे भाई मैं आपको लिस्ट बताता हूँ ना एग्जाम की, किस किस में ये टॉपिक आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले जेकेएस की किसी को तैयारी करनी है, और आपको किसी को यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी चलो स्टैंडर्ड अलग हो जाता है। वो एक्चुअल में क्या करते हैं, वो इन टॉपिक्स के बेसिस पे करंट ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं, उनका दिक्कत अलग है। जेकेएस में कहीं ना कहीं ये टॉपिक मदद कर देते हैं, जेके एस एस बी में ये टॉपिक मदद करते हैं। प्लस एसएससी की आपको पेपर की तैयारी करनी है, उसमें ये आता है जनरल स्टडीज में। मतलब 3 से 4 नंबर पे, 3 से 4 नंबर लेके चलता है ये एवरेज, 3 से 4 नंबर के मार्क्स लेके चलता है ये टॉपिक, ठीक है। तो उसके बाद आप कर लीजिए जीडी कांस्टेबल, जो कि सबसे पॉपुलर है इस समय। कांस्टेबल सबसे पॉपुलर है स्टूडेंट्स में, अमंग स्टूडेंट्स दिस पोस्ट इज सो मच पॉपुलर टू ऑल, ठीक है। एक 3 नंबर, और एक वो एक एग्जाम होता है एक्चुअल में, टीए का एक एग्जाम है। आजकल टीए भी बहुत चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और एक वो 4 साल वाला जो आर्मी वाला एग्जाम होता है, क्या नाम है उसका, अग्निवीर, सॉरी, अग्निवीर, ठीक है ना। अग्निवीर में भी भाई साहब इस टॉपिक के बारे में बात की जाती है। तो और ये छोटा मोटा लेके नहीं चलता, 3 से 4 नंबर साथ में लेके जाता हूँ। 3 से 4 नंबर सर कम्पिटेटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट, एक अच्छा बंदे की वैल्यू सेट कर देते हैं सर रिजल्ट में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस को। सबसे पहले सिलेबस में हमारा आ गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में कोर्स का नाम भी इंट्रोडक्शन टू द इंडियन पॉलिटी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट बनाए, हमने वहां से भी इस चीज को लिया, कहीं से हमने वहां से भी कुछ आइडियाज उठाए,
ठीक है ना, हमने वहां से भी आइडियाज उठाए, प्लस कुछ सोर्सेस थे, मतलब मान लीजिए यूएसए, ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सर रशिया, रशिया से हमने कुछ सिर्फ बुरी चीजें ही नहीं ली हैं, अच्छी चीजें भी ली हैं भाई साहब, ठीक है। तो मेरे भाई रशिया से हमने अच्छी चीजें भी ली हैं, तो आपको पता लगेगा रशिया से क्या अच्छी चीजें ली हैं, सिर्फ बुरी चीजें नहीं ली हमने। तो ये चीजें हैं। तो ये आपको पता लगेगा एवोल्यूशन क्या हुआ। फीचर, सर फीचर में मैं आपको बताता हूँ 14 से 15 फीचर्स, 14 से 15 फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बनते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 14 से 15 फीचर बनते हो, और ये अपने आप में ही एक तैयार क्वेश्चन है 15 नंबर के लिए, अपने आप में ही सर बहुत दमखम रखता है ये टॉपिक। फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 15 नंबर में बन सकता है, 3 नंबर में बन सकता है, 7 नंबर में भी बन सकता है, ठीक है ना। बस आपको क्या अपना दिमाग लगाना है कि 3 नंबर में आया है तो 5 पॉइंट्स लिख लीजिए अच्छे खासे बड़े बड़े, ठीक है ना। और अगर 7 नंबर में आया है तो आप कुछ नहीं किए, 10 पॉइंट्स लिख लीजिए। और अगर ये आया आपका 15 नंबर में, तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, नोट्स में लिखा होगा। और फीचर लिख लेंगे 15 के 15, ठीक है। 15 के 15 फीचर ये याद कैसे रहेंगे सर 15 पूरे, वो अपना, वो मैं दिमाग लगा दूंगा भाई, वो मेरा काम है, ठीक है। अब आ गया इंडियन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म एक्चुअल में क्या होता है, इंडिया में क्या है ना, मैं आपको समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। भाई कोई भी चीज समझानी ना कभी किसी को, तो नोट झट से बना देना। ये मैप, मैप का नोट जबरदस्त तरीके से रेडी करके उसके सामने रख देना, ठीक है। बहुत वैल्यू ऐड करता है इंसान में, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करता है मैप बना देना। आप किसी मतलब कि कहीं गए हुए हो किसी इवेंट पे, और वहां पे कोई अंकल आए हुए हैं, उनकी कन्या है कोई कुंवारी, ठीक है ना, उसके सामने आप मैप डाल दीजिए भाई, बंदा बोलेगा कि नहीं यार ये कोई अच्छा खासा पहुंची हुई चीज है, 1 मिनट में मैप रेडी करके मुझे समझा गया। तो सर ये वैल्यू ऐड करता है कि आपके रिश्ते विश्ते ढूंढने में भी। तो ये बात याद रखना मेरी, तो मैप बनाना आपको आना चाहिए। तो ये आ गया दिल्ली, ठीक है, और ये आ गया जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे एक गवर्नमेंट बैठती है, यूनियन गवर्नमेंट, जिसको जिसको हेड करते हैं मोदी जी, ठीक है जी। और यहाँ पे बैठते हैं अपने एनसी की गवर्नमेंट है, उमर अब्दुल्ला बैठते हैं, ठीक है। तो ये फेडरलिज्म एक्चुअल में, इंडिया में फेडरलिज्म है कि हर स्टेट के पास या यूटी के पास ऑलमोस्ट अपनी एक गवर्नमेंट रहेगी, ठीक है, अपनी एक गवर्नमेंट रहेगी। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी ही होगी, जो हर एक राज्य से, हर एक यूटी से, हर एक स्टेट से और एक यूटी से कनेक्ट रहेगी, ठीक है। आप सर इसमें कुछ ओवरलैपिंग आएगी ना, कि ये भी रूल बनाते हैं, ये भी रूल बनाते हैं, तो इसको एक्चुअल में यहाँ पे नेचर में डिस्कस कर देंगे कि इनके अपना नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, इसको बोलते हैं भाईचारा, ठीक है। नेचर नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसा है, भाईचारा आपस में कैसा है, यहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे नेचर में। और इमर्जिंग ट्रेंड्स नाम की एक चीज है, कि आज की दिक्कत, आज की डेट में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। जैसे बन रहा है ना ओवरलैपिंग बना नेचर ट्रेंड्स में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बना था कि केजरीवाल जी ने एक इल्जाम लगाया था उस पे, एलजी ऑफ दिल्ली में, एलजी ऑफ दिल्ली में, कि सर ये हमको हमारे जो रूल्स हैं उनको पास नहीं करने देते, हमको काम नहीं करने देते, ठीक है ना। तो इमर्जिंग ट्रेंड्स ये है कि करंट प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, या करंट सिचुएशन क्या आ रही है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो वो चीज आपके लिए इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी सिखा दिया मैंने आपको। तीसरे नंबर आ गया फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ये सर मैं आपको मेमोरॉनिक टेक्निक दूंगा, मेमोरॉनिक टेक्निक दूंगा। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, कहानी है एक गांव के लड़के की, गांव का लोंडा, नाम है गज्जू, ठीक है, मेरा दोस्त है गज्जू। उसकी कहानी बताऊंगा, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। आपके दिमाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसी छपेगी कि आप बोलेंगे कि मैंने हर टॉपिक इस हिसाब से पढ़ना है। आपको एक्चुअल में पढ़ने का पता लगेगा, तरीका आएगा पढ़ने का। फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे और फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाएंगे आपको इस हिसाब से, ठीक है। मेरा एक दोस्त है गज्जू, गज्जू नाम है उसका, ठीक है। और उसका ये गज्जू उसका घर का नाम है, उसका सही नाम है मूर्खानंद, मूर्खानंद, ठीक है जी। मूर्खानंद की कहानी बताऊंगा, उसकी जिंदगी जीवन शैली है वो बताऊंगा, और आपका काम
खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गज्जू मदद करेगा आपकी करने में। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई साहब अमेंडमेंट क्या चीज है मुझे बता दीजिए। अमेंडमेंट एक्चुअल में होती है चेंज। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अपने पूर्वजों ने बनाया, हम ठीक है, अपने राजनीतिक पूर्वजों ने बनाया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पूर्वजों ने बनाया है, राजनीतिक पूर्वजों ने बनाया है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर आज की सिचुएशन के हिसाब से उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं। ठीक है, फॉल्ट्स ना बोलेंगे, फ्लॉज बोलेंगे यार, अच्छा वर्ड बोलते हैं ना, फ्लॉज। कुछ कमी है, कुछ खामी है, तो ठीक है, आज के करंट सिचुएशन में उसको चेंज किया जाता है। अब उस चेंज को चेंज बोलेंगे तो सर फिर ईवीएस में पढ़ा लो। ठीक है, ईवीएस में पढ़ा लो। इन्वायरमेंटल में होता है ना, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। तो वोकैबुलरी अच्छी रखनी पड़ती है अपनी, इसलिए हम इसको चेंज नहीं बोलते। ठीक है, हम इसको बोलते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट। तो इसका एक प्रोसीजर है सर। इसका एक प्रोसीजर, ऐसे नहीं अमेंडमेंट हो जाती मोदी जी का मन के ये चीज हटा दूं तो हटा दिया, ना ना ना। सहमति होती है और लोगों की सहमति लेते हैं। अब लोगों की सहमति लेने के लिए देखिए, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे लोग तो बहुत सारे हैं। ठीक है नहीं, लोग बहुत सारे हैं मेरे भाई। सबकी सहमति लेने ये नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे। मोदी जी सबकी सहमति लेने उनके घर पे नहीं जाएंगे। आपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भेजे हुए हैं। ठीक है, जो कि मोदी जी को मिलते हैं, मोदी जी से इंटरेक्शन करते हैं। कहाँ पे करते हैं? उनके घर पे नहीं, उनके घर पे नहीं करते हैं सर, लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, उनसे मिलते हैं मोदी जी से। मोदी जी उनसे उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब मैं ये हटाना चाहता हूँ, हटा दूं कि नहीं हटा दूं। ठीक है, तो वहां पे ये चीज का डिस्कशन। आज यार मेरी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मेरा ना माइक नहीं है, माइक इनेबल नहीं हुआ अभी मेरा। ठीक है, मुझे उसका इंटरफेस नहीं मिला है, माइक का इंटरफेस नहीं मिला, जो ड्राइवर होता है ना वो नहीं मिला। जब मिलेगा ना जबरदस्त तरीके से, आवाज भी जबरदस्त आएगी। तो ठीक है, मोदी जी इन रिप्रेजेंटेटिव जो आपने अपने चुनिंदे भेजे हुए हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमने किसको भेजा हुआ है? सर मैंने किसको भेजा, मैं बताता हूँ, मैंने भेजा जुगल किशोर शर्मा जी को। आपके बहुत सारे बच्चे कुछ देख रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेजा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरह से मोदी जी उनसे डिस्कस कर देते हैं, और फिर उस तरीके से उसका भी एक मेथड रहता है। तो वो प्रोसीजर आपने पढ़ना है, इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन क्या है और प्रोसीजर क्या है। प्रोविजन एक्चुअल में कोई चीज नहीं है। ठीक है, फालतू चीजें देख के डरना नहीं है कि प्रोविजंस नहीं मिले, प्रोविजंस कोई चीज नहीं है। प्रोविजन है मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका बोला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट आप कर सकते हो, किस तरह से कर सकते हो, वो प्रोसीजर आपने पढ़ना है। ठीक है जी, तो इसमें आपको मैं बता दूं, 15 मार्क्स के लिए एक तो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख लीजिए 15 मार्क्स के लिए। एक फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये आ गया 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ओह हाँ सॉरी, ये भी फेडरलिज्म भी। ठीक है जी, फेडरलिज्म एक्चुअल नहीं है यार, फेडरलिज्म नहीं है यार। मैं 15 मार्क्स के लिए इसको इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा। ठीक है, फेडरलिज्म को 7 नंबर के लिए रखो। मैं भी आपको 7 नंबर वाले क्वेश्चन बताता हूँ। फेडरलिज्म 07, ओवरऑल 03। अमेंडमेंट प्योरली प्योरली 07 मार्क्स का क्वेश्चन, प्योरली सर, विदाउट एनी डाउट 7 नंबर का ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, प्योरली। और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज 03 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा सर, इस बार आएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज 3 नंबर का इस बार आएगा ही आएगा। आई थिंक 3 नंबर की सेक्शन क्या होती है, सेक्शन सी होती है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो देख लूंगा मैं, सिलेबस को डिस्कस कर लूंगा बाद में। ठीक है, आप पढ़ो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब आप सरकार के बारे में पढ़िए। ठीक है, सरकार के बारे में पढ़िए। सरकार कहाँ पे अपने फैसले लेती है सर? बैठ के पार्लियामेंट में। लॉ कहाँ बनता है? पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट की कंपोजिशन क्या है, कौन लोग पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं? ठीक है, और क्या क्या हाउसेस हैं, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, ठीक है, पार्लियामेंट में, और राज्यसभा है। ये चीजें आपको ऐसी पढ़ाई जाएंगी, आप तोते की तरह भाई साहब। आधी रात को आप जब सो के उठेंगे ना, मतलब आप कई बार आपको रात सोए हुए हो, कोई उठा के पूछे बताओ जी पार्लियामेंट की कंपोजिशन बताओ 1 मिनट में, तोते की तरह बोलोगे, तोते की तरह। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है ना, कंपोजिशन, इसकी पावर क्या है, कौन कौन से कानून बना सकते हैं, एक्ट्स कौन कौन से बना सकते हैं, रूल्स कौन कौन से बना सकते हैं, ठीक है, किस तरह से बना सकते हैं, और वही प्रोसीजर किस तरह से बना सकते हैं, प्रोसीजर क्या है।
प्रोसेस क्या है, ठीक है। एक्ट रूल्स प्रोसेस कैसे बनता है, ठीक है। पावर क्या है, क्या चीज कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हर पावर इनके पास नहीं है, हर पावर इनके पास नहीं है सर। नंबर टू, प्रेसिडेंट पावर पोजीशन रोल, वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या काम है करने को, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हेड अपना कौन है, मोदी जी। हम बोलते हैं रूल बनाएंगे, कौन बनाएंगे, मोदी जी बनाएंगे, ठीक है। मोदी जी कुछ करिए, सिलेंडर देंगे मोदी जी देंगे, ठीक है। बाथरूम आजकल मोदी जी दे रहे हैं, आजकल तो लोगों को बाथरूम भी मोदी जी दे रहे हैं। तो फिर प्रेसिडेंट क्या चीज है सर, इसकी पावर तो बताओ। वो पावर्स पढ़नी है। पोजीशन क्या है, पोजीशंस मीन कहाँ पे होल्ड होता है, पीएम के ऊपर होता है कि पीएम के नीचे होता है, या क्या काम कर सकता है क्या काम नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसकी पोजीशन पावर एंड रोल बताइए कि हमारा देश में इसका क्या रोल है। ऐसे तो नहीं हम अपना 2 से 2.5 लाख रुपया, 2 से 2.5 लाख रुपया जो है इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम सैलरी देते हैं, गवर्नमेंट हमारी सैलरी देती है। तो ये 2 से 2.5 लाख रुपया वेस्ट तो नहीं हो रहा कहीं। तो इसका रोल बताइए, रोल क्या है हमारे कंट्री में। तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है ना जो, प्राइम मिनिस्टर, ये कुछ चार पांच मतलब कि कोई भी आदमी अपने साथ लेके चलता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 4-5 आदमी, मतलब 4-5 आदमी नहीं होते हैं। एक्चुअल में ये लिस्ट बहुत लंबी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लिस्ट बहुत लंबी है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि इतने सारे हैवी रश में कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को एक पोर्टफोलियो दिया जाता है, एक पोर्टफोलियो दिया जाता है। उस पोर्टफोलियो की एक स्पेसिफिकेशन होती है, मतलब कि जैसे मान लीजिए डिफेंस दे दिया किसी को, ठीक है ना, अपना डिफेंस दे दिया किसी को, अपनी होम मिनिस्ट्री दे दी किसी को। अभी हमारे डिफेंस में कौन है, मेरे हिसाब से राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जी हैं। तो होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अपनी सुपर लेडी निर्मला सीतारमण। कुछ नहीं पता उसको, उस लेडी को इकोनॉमिक के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल के बैठी है भाई। तो ठीक है, इस तरह के कुछ लोग होते हैं जिनको एक स्पेशल चीज दी गई होती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, कि हाँ आप ये चीज करेंगे, आप इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, आप इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और एड्रेस करेंगे। उसको बोलते हैं एक्चुअल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। उनकी पावर क्या है, पोजीशन क्या है, रोल क्या है, वही सेम चीज पढ़ने की, इनकी क्या पावर है भाई साहब। ऐसी तो मुफ्त की तनख्वाह तो नहीं खा रहे, कोई काम तो करते हैं ना। तो ये चीजें हमने पढ़नी है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सर, रूल तो बना दिया पार्लियामेंट ने, प्रेसिडेंट ने उसको पास भी कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में सोच के पार्लियामेंट में बोला कि भेजिए, और यहाँ पे पास हो गया, रूल बन गया। अब वो जो रूल है वो ओके है या ओके नहीं है, इसको कौन चेक करता है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोर्ट्स यूरिसडिक्शन क्या है इनकी, और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या चीज है, ये चीज आपने पढ़नी है, ठीक है जी। तो ये आपका सेकंड यूनिट भी खत्म हुआ, बता देंगे हम आपको भी। प्योरली 15 मार्क्स, प्योरली 7 मार्क्स, कंप्लीटली 15 मार्क्स, बोथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जुडिशियल एक्टिविज्म वाला क्वेश्चन है ना, जुडिशियल एक्टिविज्म, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। फंक्शन ये 15 नंबर का, पूरा आएगा तो 15 नंबर का, खत्म। पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। सर प्राइम, मैंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर हेड है, उसके नीचे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके खास आदमी, इसको स्पेशल पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो क्या होता है पता है आपको, डिपार्टमेंट मान लो। पोर्टफोलियो ये होता है ना, वो आप मान लीजिए डिपार्टमेंट दिया हुआ है। जैसे राजनाथ सिंह जी का पोर्टफोलियो क्या, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक टैग दिया हुआ है, ठीक है। टैग को बोल लीजिए आप पोर्टफोलियो, कि आप कौन सा काम देखेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गई, ठीक है। भाई साहब ये बने कैसे हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। किस बॉडी ने इलेक्शंस करवाई हैं, किस बॉडी ने इलेक्शन, कौन सी बॉडी इलेक्शन कराती है भाई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी कंपोजिशन कैसे बनता है, पावर क्या है और रोल क्या है। कंपोजिशन मींस कौन कौन से इसमें मेंबर्स होते हैं,
इसमें मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपने पढ़ना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे बनती है, जैसे हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है ना, कौन लोग इसमें होते हैं, क्या एज अटेन करते हैं, किस तरह से चुन के आते हैं, उसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स होते हैं, कंपोजिशन में हमने वही पढ़ना है, वो मेंबर्स किस तरह से, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, कोई एग्जाम पास करके आते हैं या किसी तरह से चुने गए होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज तो नहीं चुनते। ठीक है ना, इस तरह से ये चीजें आपने पढ़नी है। तो एक इसका हेड होता है इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, उसकी मतलब कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो किस तरह से आया है, कोई एग्जाम पास करके आया है या किसी के द्वारा अपॉइंट होके आया है, तो ये चीज पढ़नी है आपने। तो नंबर टू इज पार्टी सिस्टम इन इंडिया, वन पार्टी डोमिनेटेड सिस्टम, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड री एमर्जेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। अच्छा, ये मुझे पता नहीं पहले टॉपिक था कि नहीं था, लेकिन जबरदस्त टॉपिक है यार ये तो मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। होगा पहले भी शायद, ध्यान नहीं दिया था। ठीक है यार, इस सिस्टम का पता क्या, मैं अब आपको समझाता हूँ। चलो आपने ये चीज तो डिस्कस कर ली ना, इस सिस्टम का मैं बताता हूँ क्या चीज है ये। देखिए, जब भारत देश आजाद हुआ, मैं भाई मैं बहुत ही शो ऑफ करने वाला बंदा हूँ, मैं 1 मिनट में भारत बना दूंगा, क्योंकि मेरे को तो दिखाना है कि मैंने किया हुआ है। ठीक है ना, मैंने मतलब कि इतना मेहनत किया हुआ है। ठीक है, तो ये इंडिया कब आजाद हुआ, 1947 में। ठीक है, 1947 में इंडिया आजाद हुआ, भारत देश आजाद हुआ। तो इसमें क्या था उस समय, ऐसा माना जाता था, लोगों की धारणा थी कि कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया। ठीक है, तो तब यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था। तब यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम था, मतलब कि सारे लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करते थे कि भाई साहब यही है सारा कुछ, कांग्रेस ने ही किया हमारे लिए जो किया। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, कुछ समय बाद, यूजुअली मैं आपको बोलता हूँ 1969 के बाद, यहाँ पे कुछ और पार्टीज इमर्ज हो गई। उन्होंने बोला कि सर कांग्रेस की आइडियोलॉजी गलत थी। ठीक है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का है ना कि भाई धर्म के बेसिस पे नहीं होना चाहिए था बंटवारा, गलत हुआ है ना, ऐसे लोगों की कुछ आइडियोलॉजीज थी। उन्होंने उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया और उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, और धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये बात डाली कि कांग्रेस ने कोई इतना अच्छा काम, इतना भला काम हमारे लिए नहीं किया हुआ है, और उन्होंने वहां से वोट तोड़ना चालू किए, और यहाँ पे कांग्रेस का एक डिक्लाइन आया कि जब बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पीपल कांग्रेस को सपोर्ट करना कम कर रहे थे, तो यहाँ पे एक और पार्टी थी, उन्होंने सीट्स निकालना शुरू की, उन्होंने लोकसभा में अपनी सीट्स लाना, प्रेजेंस दिखाई, तब आ गया मल्टी पार्टी सिस्टम। एक पार्टी नहीं थी, कई सारी पार्टीज थी, एन नंबर ऑफ पार्टीज बताती रही अपने एरियाज में, अपने रीजनल एरियाज में, कि कांग्रेस का काम कोई इतना सही नहीं था, कांग्रेस में कुछ गलतियां भी हुई हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, कांग्रेस को एक सेटबैक जरूर मिला, कांग्रेस को एक सेटबैक जरूर मिला, और यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया। अब वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम खत्म हो गया है, अब एक ही पार्टी हमारा सब कुछ है, ये चीज खत्म हो चुकी है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी एन नंबर ऑफ पार्टीज की जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा में आ रहे हैं चुन करके। ठीक है, उसके थोड़े समय बाद क्या हुआ, फिर री एमरजेंस ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम। अब जैसे अब आज की डेट में देखिए, या 2014 में देख लीजिएगा आप, 2014 में देखा होगा आपने, भारतीय जनता पार्टी एक कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रही थी हर पार्टी को सर, हर पार्टी को भारतीय जनता 303 सीट लेके आया था सर ये 2019 में, है ना, 303 सीट्स लेके आए थे ये। तो कहीं ना कहीं इनका एक डोमिनेंस फिर से आ गई, तो फिर से री इमर्जेंस हो गई डोमिनेंस। हमने इस टॉपिक में ना करंट सिचुएशन ही पढ़नी है, जो हुआ पहले से लेके अब तक हुआ, और कौन कौन सी पार्टीज थी, है ना, उसके बारे में पढ़ना। तो ये तो बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। पहली बात है, आपके साथ जब मैं बात करूंगा ना इस टॉपिक के बारे में, तब बहुत मजा आने वाला है, इस टॉपिक के बारे में बात करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपके साथ। ठीक है, नंबर 3 आ गया कोलिशन, कोलिशन पॉलिटिक्स। वाह, कोलिशन पॉलिटिक्स क्या होती है, कोलिशन पॉलिटिक्स, ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड है। ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स का जो ट्रेंड है, वो कब से शुरू हुआ, कौन से ईयर में शुरू हुआ, मैंने आपको बता दिया 1969। ये स्टैंडर्ड ईयर मानिए आप। क्या हो गया,
इज अ कर्सर। ठीक है। तो ये आप मान लीजिए कोलिशन पॉलिटिक्स। सब उल्टा हो जाता। ठीक है। तो कोलिशन पॉलिटिक्स नेचर ट्रेंड्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स मैंने बोला 1969 को आप मान लीजिए स्टैंडर्ड ईयर। स्टैंडर्ड ईयर। इसी ईयर ने सारे कांड किए भाई साहब। 69 नंबर। बना लीजिए दिमाग में सोच। ठीक है जी। बना लीजिए दिमाग में कोई सोच 69 नंबर को याद करने के लिए। तो ठीक है, 1969 नंबर जो है, कोलिशन पॉलिटिक्स यहां से ही इमर्ज हुई है। यहाँ पे क्या होता था, जैसे कांग्रेस की मेजोरिटी चल रही है, कांग्रेस इतनी आसानी से तोड़ी नहीं गई किसी से। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, तीन पार्टीज हैं, वन कांग्रेस, टू कोई और दूसरी पार्टी, और थर्ड कोई और तीसरी पार्टी। ठीक है, ए पार्टी या बी पार्टी। अब कांग्रेस के वोट मान लीजिए, कांग्रेस को वोट्स आए हैं 40, इनको आए हैं 20, इनको आए हैं 30। दिख रहा है कि कांग्रेस गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन ये दो पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट बनाकर 60 के वोट्स लाते हैं और अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये है कोलिशन पॉलिटिक्स। तो इसका भी ट्रेंड इसलिए लाया गया क्योंकि वन पार्टी डोमिनेंस को खत्म करना था, और इतनी जल्दी कांग्रेस को तोड़ पाना आसान नहीं था। सॉरी, 30 40 50 नहीं होता भाई, 60 नहीं होता, 50 होता, 50 सॉरी। ठीक है, 30, मैं 40 और 20 कर दिया, 30 और 20 50 होता है। ठीक है। तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना दी, तो कांग्रेस को तोड़ पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में ये था कि कांग्रेस ने ही हमको आजादी दिलवाई हुई है। तो इसलिए कोलिशन पॉलिटिक्स करके दो पार्टियों ने आपस में जोड़ डालकर बीजेपी को, भारतीय कांग्रेस को हराया और वन पार्टी डोमिनेंस को खत्म किया। मैं बीजेपी का नाम क्यों लिया मैं आपको बताता हूं। अभी जम्मू एंड कश्मीर में एनसी और कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। एनसी और कांग्रेस ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है। कोलिशन गवर्नमेंट का क्या प्रोस्पेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे एनसी अपना कैंडिडेट को खड़ा करेगी, वहां पे कांग्रेस नहीं करेगी, और जहां कांग्रेस अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगी, वहां एनसी नहीं करेगी। ये होता है एक्चुअल में भाईचारा। ये भाईचारा किसकी तरह है, ये भाईचारा है एलविश यादव और मुनावर फारूकी की तरह। ठीक है, जैसे एलविश यादव और मुनावर फारूकी का भाईचारा है ना, वैसा भाईचारा है ये। तो इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। इसको आप मान लीजिए एलविश यादव एंड मुनावर फारूकी टॉपिक। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ठीक है। अच्छा, अब आप पढ़ेंगे इसमें कुछ इंटरनेशनल कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। सीपीआई। ठीक है। इन तीनों की आप आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, सपोर्ट बेस पढ़ेंगे और इलेक्टोरल परफॉर्मेंस पढ़ेंगे। सर, आइडियोलॉजी पढ़ेंगे कि इनकी विचारधारा क्या है, ये पार्टी बनाई क्यों गई थी, कांग्रेस पार्टी क्यों बनाई गई थी। ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी क्यों बनाई गई थी, क्योंकि सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना है। सेक्युलरिज्म को प्रमोट करना है। भारतीय जनता पार्टी क्यों बनाई गई है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुइज्म को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। प्लस बिजनेसमैन की पार्टी है सर, बिजनेसमैन की पार्टी है। ठीक है, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आरएसएस सपोर्टेड है। आरएसएस सपोर्टेड है। तो ये हिंदू बेस्ड पार्टी है। ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सर, ये हर हर एक बॉडी को सपोर्ट करती है, ऑल। ठीक है, उसी तरह से आपने इनकी आइडियोलॉजी पढ़ ली, इसका सपोर्ट बेस पढ़ लिया, कौन से लोग इनको सपोर्ट करेंगे। इनको सर मुस्लिम्स की सपोर्ट मिलती है, और हर हर अलग अलग धर्म की सपोर्ट अच्छी मिलती है। हिंदूज भी सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मेजोरली आप देखेंगे तो हिंदू ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से, और सीपीआई को आप ज्यादा देखें, एससीज का काफी ज्यादा, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है सीपीआई को। ठीक है। तो ये आपने पढ़ना, सपोर्ट बेस कौन था। इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, किस तरह की परफॉर्मेंस रही है सर। देखिए, बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी काफी हद तक अच्छी हुई है 1980s के बाद, 1980s 1990s के बाद एक्चुअली। ठीक है, बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। सीपीआई तो मेरे को लगता है कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाई, और कांग्रेस की परफॉर्मेंस तो भाई साहब 2014 से पहले तो भाई साहब जिंगल वाला प्रोग्राम रहा है कांग्रेस के लिए। 2014 से पहले का प्रोग्राम कैसा रहा है, जिंगा लाला। ठीक है जी। तो ये आपने पढ़ना है। कहाँ गया।
तो ये आपने पढ़ना है इनके बारे में। और नंबर 4, ये आगे मेजर पॉलिटिकल इश्यूज आगे। ये आज की पॉलिटिक्स भाई साहब, ये पॉलिटी ऑफ एथनिसिटी एंड आइडेंटिटी, कास्ट इंडियन पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स, ये मतलब कि क्या हथकंडे पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करती हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने आज तक ना बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं। मैं 2012 में ना न्यूज को लेके ना, न्यूज़पेपर्स को लेके एक्टिवेट हो गया था। लेकिन मैंने ना ये चीजें कभी नहीं देखी। मैंने 2014 के बाद एक ट्रेंड देखा है कि मैं एक चाय वाला हूँ, ठीक है, मैं चाय वाला हूँ, भारत माता का बेटा हूँ, ठीक है, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। ये चीजें मैंने ना यहाँ पे बहुत देखी। ठीक है, चाय वाला हो गया, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, भारत भारत माता का बेटा हूँ। और क्या कहानी देखी मैंने यार इसमें, हाँ, आपका वोट आपका वोट राम मंदिर के लिए होना चाहिए, आपका वोट राम मंदिर के लिए होना चाहिए। मैंने ये चीजें काफी ज्यादा देखी। तो मैंने ये चीजें काफी ज्यादा देखी 2014 के बाद। 2014 के बाद मैंने ये ट्रेंड काफी ज्यादा हाई हाई हाइक पे देखा इस चीज को। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मींस अपने आप को गरीब दिखाया, चाय वाला दिखाया, ठीक है, और यहाँ से गरीबों को अपने हक में लिया, क्योंकि गरीबों के दिमाग में स्पेशली कोई बात आएगी कि ये प्रधानमंत्री खुद चाय वाला गरीब था, तो हमारा कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम आ चुका हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हिंदुइज्म को दिखाया गया कि मैं सच्चा हिंदू हूँ, मैं इस तरह से हूँ, मैं उस तरह से हूँ, है ना। इस तरह से दिखाया गया, और वोट बैंक को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया गया, और वोट लिए भी गए और रिजल्ट्स भी मिले, जीते भी जीते भी, सरकार भी बनाई, ठीक है ना। तो यही रिलीजन को लाया, ठीक है ना, आइडेंटिटी को लाया, चाय वाले का बेटा, ठीक है ना, एथनिसिटी को लाया, ठीक है, कास्टिज्म को लाया, हिंदू को लाया, मंदिर को लाया, मस्जिद को लाया, हर चीज को लाया। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को बीच में लाया गया और पॉलिटिक्स खेली गई। तो ये आपने पढ़ना है यहाँ पे। और दूसरा तीसरा क्या, रीजनलाइजेशन, रीजनलाइजेशन नहीं, रीजनलिज्म, ठीक है। रीजनलिज्म क्या चीज है सर, मैं आपको बताता हूँ। प्रभु ये क्या हो रहा है। हाँ, रीजनलिज्म क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ भाई साहब। देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने पॉलिटिक्स खेलने के लिए क्या किया, रीजनलिज्म का यूज किया, रीजनलिज्म का यूज किया। जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला कि मैं तो रीजनल पार्टी हूँ भाई साहब, मैं तो रीजनल पार्टी हूँ, मैं तो जम्मू कश्मीर की ही पार्टी हूँ, ठीक है, मैं जम्मू कश्मीर की पार्टी हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, ठीक है, मैं तो अपने जम्मू एंड कश्मीर की ही हित की बात करूँ। एक अलगाववाद का माइंडसेट सेटअप किया गया लोगों में, ठीक है, माइंडसेट किया गया लोगों में अलगाववाद का, और बोला कि ये आपकी अपनी पार्टी है, इसको आप सपोर्ट करिए, ठीक है। तो हम अपना इंटरेस्ट खुद एड्रेस करेंगे, हम खुद सरकार चलाएंगे, और हमको अपने इश्यूज बहुत अच्छे से पता है, तो हम उसी हिसाब से रूल्स बनाएंगे। तो ये यहाँ पे यूज होता है रीजनलिज्म का, ठीक है, रीजनलिज्म का यूज यहाँ पे होता है भाई साहब। यहाँ पे कुछ पार्टीज हैं, डीएमके, एसएडी, टीएमसी, ठीक है, इन पार्टियों के बारे में पढ़ना है आपने। इन टीएमसी कहाँ की है, मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल की है, ठीक है ना, तृणमूल कांग्रेस आई थिंक ये, देखेंगे इसको। तो यहाँ पे रीजनलिज्म को यूज किया गया, उनको बोला गया कि हम तो अपने रीजन की पार्टी हैं भाई साहब, आपको हमें वोट देना चाहिए, ठीक है, और हम अपने इंटरेस्ट को समझते हैं, और हम अपने इंटरेस्ट को आगे गवर्नमेंट तक, यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, तो हमारे हमें वोट दीजिए, हमें सरकार में लाइए। तो पॉलिटिक्स इस हिसाब से खेली गई। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये जो फोर्थ यूनिट है, एक्चुअल में गेम ऑफ पॉलिटिक्स है, एक्चुअल में गेम ऑफ पॉलिटिक्स है, रूल्स ऑफ गेम्स ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है, कोई बात नहीं है, आपका कोर्स कल से चालू हो जाएगा, कोर्स कल से चालू हो जाएगा। और नोट्स की पीडीएफ आपको कल शो करवाई जाएगी। इस बार नोट्स जो है ना फुल्ली फ्लेश्ड है यार, दिल्ली दिल्ली लेवल के नोट्स, और जैसे दिल्ली में प्रिंटेड नोट्स होते हैं ना, उस तरह के नोट्स को इस बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ठीक है, हो गई बात, एंड में हम साइन करेंगे अपना, SARVAGYA शर्मा। सब्सक्राइब करिए बाबू, प्लस 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 शेयर करें अपने दोस्त के साथ यार, उसको पास कराने लायक। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं शेयर क्यों करूं, मैं अच्छा पढूं, तो भाई साहब पेपर से एक रात पहले
पेपर से 1 रात पहले शेयर कर देना। मेरा सब्सक्राइबर तो बढ़े कम से कम। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम कल क्लास में।